हेलो बच्चों। कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान लेसन नंबर 4 सजीवों में पोषण। बच्चों, हम लोगों ने जब ये लेसन की शुरुआत कर रहे थे, इसके भाग 1 में हम लोगों ने पोषण किसे कहा जाता है, पोषण की क्या आवश्यकता है, वैसे ही पोषण के आधार पर स्वयं पोषी पोषण और परपोषी पोषण, ऐसे दो प्रकार हम लोगों ने इसके पहले देखे थे। इन सभी के साथ में हम लोगों ने वनस्पतियों में पोषण किस प्रकार से होता है इसकी शुरुआत की थी। वनस्पतियों में पोषण का सबसे पहला प्रकार स्वयंपोषी वनस्पतियाँ, मतलब वो वनस्पतियाँ जो अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वैसे ही इन वनस्पतियों में जो परिवहन व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है, वनस्पतियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को ये वनस्पतियाँ किस प्रकार से यूज़ करती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, इन सभी भागों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब बच्चों, आज हम लोग भाग 2 में वनस्पतियों के अन्य कुछ प्रकार, पोषण के आधार पर वनस्पतियों के अन्य कुछ प्रकार जैसे सहजीवी वनस्पति, परपोषी वनस्पति, कीटभक्षी वनस्पति, मृतोपजीवी वनस्पति, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे ही वनस्पतियों में जो पोषक द्रव्य है, जितने भी पोषक तत्व है, उन सभी पोषक तत्वों के वनस्पतियों में क्या कार्य होते हैं या उनके अभाव से वनस्पतियों पर क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं सहजीवी पोषण से। सहजीवी पोषण अर्थात सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सहजीवी पोषण किसे कहा जाता है? दो या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है, तो इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। मतलब बच्चों, सहजीवी पोषण किसे कहेंगे? जब दो वनस्पतियां एक दूसरे पर निर्भर होती है पोषण, संरक्षण और आधार के लिए, तो इस प्रकार का जो पोषण है उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। इसके बच्चों कुछ उदाहरण यदि देखा जाए तो कई सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनकी जड़ों पर फफूंद लग जाती है। अब ये फफूंद वनस्पतियों को पोषक तत्व प्रदान करता है और बदले में जो फफूंद है वनस्पतियों की जड़ों से पानी और लवण अवशोषित करता है। मतलब यहाँ फफूंद और वनस्पतियाँ दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती है। किन किन चीज़ों के लिए? फफूंद वनस्पतियों की जड़ों का उपयोग करके पानी और लवण ग्रहण कर रहा है, तो पोषक फफूंद के ऊपर जो पोषक तत्व बन रहा है वो वनस्पतियाँ ग्रहण कर रही है। वैसे ही शैवाल और कवक, ये दोनों भी एक साथ रहते हैं। कवक आप लोगों को पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर नहीं पाता, तो शैवाल के ऊपर वो निर्भर होता है। शैवाल जो है वो शैवाल और कवक ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान, पानी, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल जो है वो कवक को प्रकाश संश्लेषण और अन्न देता है। तो इस प्रकार के सहसंबंध से बनने वाली जो सहजीवी वनस्पति है उसे पत्थर फूल या लिचेन भी कहा जाता है। वैसे ही बच्चों, वनस्पति के पोषक के आधार पर ये हो गया सहजीवी पोषण। इसके बाद में बच्चों एक दूसरा आता है, वो आता है परपोषी पोषण। अब परपोषी पोषण किसे कहा जाता है? वनस्पतियों को हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी कहा जाता है। परपोषीय वनस्पति ये पर्णहरित नहीं होती, मतलब ये वनस्पतियाँ जनरली हरी नहीं होती, ये पूरी तरह से अपने पोषण के लिए दूसरी वनस्पति पर निर्भर होती है, इसलिए इसे परपोषी वनस्पति कहा जाता है ना, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। क्योंकि ये वनस्पतियाँ स्वयं प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाती, मतलब खुद का खाना खुद बना नहीं पाती है, अपने खाने के लिए पूर्णतः दूसरे पर निर्भर है। अब परपोषी में और सहजीवी में एक अंतर है। सहजीवी वनस्पतियाँ, दो वनस्पतियाँ दोनों भी आपस में एक दूसरे को पोषण दे रही है, लेकिन परपोषी वनस्पति में एक वनस्पति पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर है। अब ये इसका यदि उदाहरण दे, अब बच्चों तुम लोगों ने कई सारे बड़े वृक्ष की शाखाओं पर लपटे हुए पीले रंग की रस्सीनुमा वनस्पति देखी होंगी, इसे अमरबेल बोला जाता है। ये अमरबेल पूरी तरह से अपने जो बड़े वनस्पति रहता है या जो आश्रयदाता वनस्पति है इस पर निर्भर होती है। ये पूर्णतः परजीवी वनस्पति हैं क्योंकि ये स्वयं का खाना स्वयं बना नहीं सकती। और बेल, वृक्षादनी, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि ये वनस्पतियाँ जो जिन वनस्पतियों के ऊपर ये बढ़ते हैं उन वनस्पतियों द्वारा बना तैयार किया हुआ पोषक तत्व या भोजन ये भी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करते हैं और स्वयं का पोषण करते हैं। मतलब ये पूर्णतः अपने आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार के पोषण को वनस्पतियों में परपोषी वनस्पतियाँ कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये था परपोषी वनस्पति। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कीटभक्षी वनस्पतियाँ, जिसको इंसेक्टिवायरस प्लांट्स बोला जाता है। अब बच्चों कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो कीटकों का भक्षण करके अपना शरीर का भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी वनस्पतियों को कीटभक्षी वनस्पतियां कहा जाता है क्योंकि कीटकों का भक्षण करते हैं। अब बच्चों जनरली ये जो वनस्पतियां हैं ये मुख्य रूप से उस जगह पर मिलेंगी जहाँ पर ज़मीन में या पानी में नाइट्रोजन का अभाव होगा, क्योंकि ये वनस्पतियों को नाइट्रोजन न मिलने के कारण ये वनस्पतियां जो अपने आसपास कीटक आते हैं उन कीटकों से नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति करती है, इसीलिए इनको
कीटभक्षी वनस्पतियां कहा जाता है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इस प्रकार की जो वनस्पतियां होती है उसकी रचना किसी फूल की तरह होती है और ये काफ़ी आकर्षित लगती है, जिसके कारण कई सारे कीटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जब ये आकर्षित होकर उस फूल पर जाकर बैठते हैं तब ये फूल उनको अपनी ओर, अपने अंदर के एक द्रव्य से उनको अपने अंदर जकड़ लेता है और बाद में उनके पूरे शरीर का पोषक तत्व अपने अंदर ग्रहण करके बाद में वो बचा हुआ जो भी वेस्टेज है या जो वेस्टेज रहेगा उसको ज़मीन पर फेंक देता है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति हैं उसके भी कई सारे उदाहरण, जैसे ड्रॉसेरा बर्मानी एक वनस्पति है ना, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहा है। इस प्रकार से वीनस फ्लाईट्रैप भी एक तरह का इंसेक्टिवरस प्लांट है। तो बच्चों ये हो गया कीटभक्षी वनस्पतियाँ, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे मृतोपजीवी वनस्पतियाँ, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर जो वनस्पतियाँ निर्भर होती है उन्हें बोला जाता है मृतोपजीवी वनस्पतियाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों पर निर्भर होती है जो मृत है ना। तो मृतोपजीवी वनस्पतियाँ मतलब सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर होने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पतियाँ कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, फफूंदी, कवक, ईस्ट, है ना, ये सभी इनके उदाहरण हैं। बच्चों इस प्रकार से वनस्पतियों के पोषण के आधार पर हम लोगों ने सहजीवी, परपोषी, कीटभक्षी और मृतोपजीवी वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब बच्चों कुछ फफूंद के बारे में आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे भी फफूंद है जिसके कारण अन्न दूषित होता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे भी फफूंद पाए जाते हैं जिनका औषधीय गुणधर्म है, जिसके कारण इनका उपयोग खाने में किया जाता है, जैसे ईस्ट है ना। ईस्ट का उपयोग रोटी बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। वैसे कुकुरमुत्ता प्रचुर मात्रा में जीवन सत्व लौह का पाया जाता है, इसके कारण इसको खाने में भी उपयोग में लाया जाता है। बच्चों हम लोग देखेंगे कि वनस्पतियों के जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों के कार्य क्या है या इनके अभाव से वनस्पतियों में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग पोषक तत्वों के नाम हैं, वैसे ही उनके कार्य भी लिखे हैं और उनके अभाव से होने वाले रोगों के परिणाम भी हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का वनस्पति में क्या कार्य है? प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य, इनका ये महत्वपूर्ण घटक है। मतलब वनस्पतियों का जो पोषक है उसमें नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अब यदि वनस्पतियों में नाइट्रोजन न हो तो वनस्पतियों की वृद्धि की रुकावट रुक जाती है, वनस्पतियाँ पीली पड़ने लगती है। वैसे ही फास्फोरस, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होने के लिए फास्फोरस बहुत आवश्यक घटक है। यदि फास्फोरस की कमी हो जाए वनस्पतियों में तो समय से पहले पत्तियों का झड़ना, फूल लगने में देरी होना, जड़ों की वृद्धि में रुकावट होना जैसे परिणाम हमको दिखाई देते हैं। वैसे ही पोटेशियम उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक है, तथा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जो वनस्पतियां करती है उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। यदि पोटेशियम की कमी हो जाए तो तना संकरा होना, पत्तियां मुरझाना, कार्बुज पदार्थ तैयार न होना जैसे अलग अलग अभाव हमको दिखने लगते हैं। मैग्नीशियम ये पर्णहरित तैयार करता है और सीधी बात है, यदि मैग्नीशियम के अंदर कमी हो जाए तो वनस्पतियों की जो वृद्धि है वो धीमी गति से होंगी, वनस्पतियाँ पीली पड़ जाएगी। लौह का उपयोग पर्णहरित तैयार करने के लिए होता है। यदि वनस्पतियों में लौह न हो तो वनस्पतियाँ पीली पड़ जाती है। इसके बाद मैग्नीज प्रमुख संप्रेरक पदार्थों की निर्मित करता है। यदि मैग्नीज की कमी हो जाए तो वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियों पर दाग लगना जैसे परिणाम हमको दिखाई देते हैं। और सबसे अंतिम आता है जिंक, संप्रेरक और उसके घटकों की निर्मित करता है ना। और यदि इसमें जिंक की कमी हो जाए तो वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वनस्पतियों के जो पोषक तत्व है उनके कार्य और उसके अभाव में होने वाले परिणाम के बारे में बच्चों यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब यहाँ पर जो वनस्पतियों का पोषण है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में प्राणियों का किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।